ये जो गैंगस्टर होते हैं कुछ गांव के नाम से जाने जाते हैं, जैसे टिल्लू, ताजपुरी या जैसे आपने नाम लिए, ये कहीं ना कहीं अपने गांव का नाम अपने नाम के साथ जोड़ते हैं और शायद इनको ऐसा लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सोसाइटी में बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। और जैसे अभी हम 428 सीआरपीसी का बेनिफिट देते हैं और जिनकी आधी सजा हो चुकी है किसी क्राइम के अंदर और उनको बेल पर एक श्योरिटी पर रिलीज किया जाता है, अल्टीमेटली उसके पास कोई चांस नहीं बचता। थक हार के कहीं ना कहीं वो दोबारा वो घूम कर अपना खुद का एक सर्वाइवल मोड में आने के लिए वो कहीं ना कहीं बहुत से केसेस ऐसे देखने को मिले भी हैं कि वो फिर क्राइम की तरफ आते हैं। निकलता है तो कहीं ना कहीं उसका ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर होता है कि उसको आगे कहाँ जाना है। 11th-12th में आते आते उसे पता होता है मेरे को साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है या कोई दूसरा डिप्लोमा या क्या करना है, तो उसका माइंडसेट होता है। तो और इधर से पेरेंट्स का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं खुद एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो ये शादी है या जो भी रिचुअल है, बहुत से केसेस ऐसे भी हैं, आप सिर्फ शादी की बात कर रहे हैं, कुछ डेथ केसेस होते हैं कि फैमिली में किसी की डेथ हो गई तो परमिशंस मांगते हैं। आप इसीलिए फेमस ज्यादा हो कि निर्भया का जब हमने देखा था वो 4 ऑफिसर, आपका वो गाड़ी का फोटो वगैरह सब हम देखते थे तो एक जिज्ञासा थी सर, आपको जब वो फांसी को आप उन दोषियों को ले जा रहे थे तो आपके मन में क्या चल रहा था, या आपके पास भी कुछ टेंशन वाला था माहौल? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट सुनीता कोड़े और आप देख रहे हैं सुनीता's परफेक्ट वर्ल्ड। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट है डैशिंग फिटनेस किंग, जिन्होंने कैदियों के आंखों में मौत का इंतजार देखा है। निर्भया रेप केस, दुनिया को हिला देने वाला रेप केस, निर्भया के दोषियों को फांसी तक पहुंचाने में जहां कानून के हर कदम का वक्त तय होता है। तिहाड़ जेल दुनिया के सबसे बड़े जेलों में से एक जेल, इंडिया की सबसे बड़ी जेल। हम सबको पता है कि एक खतरनाक जेल, और उस जेल के जेलर से आज हम मिलने वाले हैं जिनका नाम है दीपक शर्मा। वीआईपी प्रिजनर, मनी लॉन्ड्रिंग, खूंखार अपराधी और फांसी के पहले की खामोश, सब कुछ आज आपको असली रूप में सुनने को मिलेगा। ये सिर्फ पॉडकास्ट नहीं है, यह एक आंखों देखा सच है। नमस्कार दीपक सर। नमस्कार। नमस्कार सुंदरी सर, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया है तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया है। सर, आपसे मुझे ये जानना है कि जो आपके तिहाड़ की शुरुआत कैसे हो गई? ये देखिए, तिहाड़ अपने आप में एक ऐसा नाम है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक जो कॉमन मैन है वो सपने में भी नहीं सोचेगा कि तिहाड़ जैसी चीज़ उसे देखने सुनने या सपनों में भी आए। तो मेरा भी कोई ऐसा सपना नहीं था स्टार्टिंग से कि मैं तिहाड़ का एक एम्प्लॉय रहूं और अपनी सेवाएं एज अ तिहाड़ ऑफिसर मैं दूं। पर एक कहते हैं एक डेस्टिनी लिखी होती है। 2009 में मैंने अपना गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन्स की जब मैं तैयारी कर रहा था, मैंने एग्ज़ाम दिया एज अ जेलर और 2009 में मैंने इसको ज्वाइन किया एज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। 2009 में तिहाड़ सर्विसेज को मैंने ज्वाइन किया। जी सर, हम लोग ना तिहाड़ जेल के बारे में सिर्फ फिल्मों में देखा है, लेकिन वहां का रूटीन कैसे होता है, उनकी दिनचर्या कैसी होती है, क्या आप हमें बता सकते हैं? जो फिल्में हैं वो कहीं ना कहीं रिलेटेबल होती हैं, पर आजकल जो सिनेमा है उसमें बहुत ज़्यादा एक मसाला डालने की कोशिश की जाती है कि लोगों को क्या पसंद आता है। तो तिहाड़ की जो एक्चुअल लाइफ है वो ऐसी नहीं है जैसी फिल्म में हम दिखाते हैं। तिहाड़ अपने आप में एक सुधार आश्रम है। बहुत सी एक्टिविटीज हम ऐसी चलाते हैं कि जो प्रिजनर तिहाड़ में रहकर अपने टाइम को यूटिलाइज करके और सुधरना चाहता है और स्ट्रीमलाइन में वापस समाज में जाना चाहता है, तो वो चीज़ें भी हम करते हैं। और इनमेट्स की फिजिकल एबिलिटी को लेकर, मेंटल एबिलिटी को लेकर, हेल्थ को लेकर जो एफर्ट हम डाल सकते हैं, जो एक कॉमन एक दिनचर्या होती है सुबह 6 बजे से उठने से रात के 8 बजे तक, वो सारी हम फॉलो करते हैं। सुबह प्रिजनर 6 बजे उठते हैं, उनका हेड काउंट होता है, उसके बाद वो प्रार्थना करते हैं, फिर योगा करते हैं, फिर जिनको कोर्ट जाना है वो कोर्ट जाते हैं, बाकी अपनी दिनचर्या स्टार्ट करते हैं। उनको फिर हम उनका लंच प्रोवाइड करते हैं।
फिर हेड काउंट करके हम उनको बंद करते हैं। 3 बजे के आसपास हम उनको दोबारा खोलते हैं और जो शाम की हाई टी हम कह सकते हैं वो उनको प्रोवाइड की जाती है। स्पोर्ट्स कराए जाते हैं और उसके बाद शाम को जो कोर्ट से वापस आने हैं वो कोर्ट से वापस आ जाते हैं, जो हॉस्पिटल से वापस आने हैं वो वापस आते हैं। और तकरीबन 7 बजे जो सनसेट का टाइम है, हेड काउंट करके हम दोबारा जेल बंद करते हैं। ओके सर। सर अभी आप इसमें फेमस ज्यादा हो कि निर्भया का जब हमने देखा था वो 4 ऑफिसर, आपका वो गाड़ी का फोटो वगैरह सब हम देखते थे, तो एक जिज्ञासा थी सर, आपको जब वो फांसी को आप उन्हीं दोषियों को ले जा रहे थे तो आपके मन में क्या चल रहा था, या आपके पास भी कुछ टेंशन वाला था माहौल? देखिए, जो निर्भया रेप केस है वो अपने आप में एक, मैं कहूँगा नेशनल नहीं इंटरनेशनल एक केस था। पूरी दुनिया की निगाहें उस केस पर थी और रेयरेस्ट ऑफ रेयर और बहुत ज़्यादा हीनियस केस था। तो कहीं ना कहीं मैं खुद को ब्लेस्ड फील करता था कि मैं इस केस का एक हिस्सा बना हूँ। और मुझे खुशी है कि मेरे सीनियर्स ने मुझे इस काबिल समझा कि इतने ऑफिसर्स के बीच में मुझे पिक एंड चूज किया और उनकी जो फांसी की जिम्मेदारी थी उसका एक पार्ट बनाया। और उसको बहुत अच्छे तरीके से हमने, मुझे याद है 20 मार्च 2020 हमने उस एग्जीक्यूशन को एज पर रूल एज पर लॉ, जो फॉर्मेलिटीज हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं, सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए उसको पूरा भी किए। सर जो कॉमन लोग हैं उनको ये फांसी का प्रोटोकॉल नहीं पता होता, आपके जो नजरिए से वो प्रोटोकॉल क्या होता है सर? देखिए, जो फांसी का प्रोटोकॉल है वो एक बड़ा सिंपल सा है और उसके अंदर जैसा कि हम देखते हैं कि जो डेथ वारंट हमें इशू होता है, वो डेथ वारंट जब हमारे पास आता है उसके बाद जो इनमेट है मॉर्निंग में अर्ली आवर्स में तकरीबन 5:30 बजे का टाइम निश्चित होता है, जिसमें हमारे जो डीएम साहब रहते हैं, हमारे डॉक्टर रहते हैं, उनका फिजिकल चेकअप होता है कि वो पूरी तरह फिजिकली फिट है। और जो फांसी है, एग्जीक्यूशन है, उसको एक तरह से नेचुरल तरीके से दिया जाता है। तो उसमें जो किसी भी तरह का कोई हेल्थ इशू उसको नहीं होना चाहिए इनमेट को। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ और इसको एग्जीक्यूशन को पूरा करते। ये प्रोटोकॉल जो आज पहली बार हमें समझा है। तो सर हमने ये भी सुना है कि वहाँ बहुत सारे वीआईपी प्रिजनर भी होते हैं और अलग अलग होते हैं, हर कोई फिल्म लाइन का होता है, कोई पॉलिटिक्स होता है, तो क्या उनको अलग अलग ट्रीटमेंट होती है या सबको एक जैसा ही होता है? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी तरह का प्रिविलेजेस या प्रोटोकॉल या एक डिस्क्रिमिनेशन या डिफरेंशिएशन हमें तिहाड़ जेल के अंदर देखने को मिले। हमारा जो तिहाड़ जेल है उसका एक एग्जैक्ट डीपीआर है, प्रिजन रूल है, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। और हमारा जो कानून है उसका आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ वो क्लियर कहता है, तो उस चीज़ को हम फॉलो करते हैं। तो किसी भी तरह की प्रिविलेजेस की अगर हम बात करें तो ऐसा तिहाड़ प्रिजन के अंदर नहीं है। और सारी चीज़ें आप देखते ही हैं, मीडिया फॉर्म्स में, पब्लिक फॉर्म्स में चीज़ें आती हैं, बड़े लोग भी बंद होते हैं, बिजनेसमैन भी बंद होते हैं, पॉलिटिशियंस भी बंद होते हैं, और उनका एक्सपीरियंस वही है सेम जो एक नॉर्मल इनमेट का होता है। मैंने एक किताब पढ़ी थी पेपिलॉन, तो उसमें वो कैदी कुछ मोबाइल वगैरह, ऐसा कुछ ब्लेड वगैरह सब रखते हैं, कुछ ऐसा फिल्मी स्टाइल भी था उसमें। तो क्या ये सच होता है? ऐसे लोग लाते हैं अंदर ड्रग, उनके लिए जो भी चीजें अलग अलग जो अलाउ नहीं है वो भी उनके पास होते हैं? देखिए, जो एडिक्ट हैं, जो ड्रग अब्यूजर्स हैं और जिनको आदत है बाहर नशा करने की, तो बहुत से ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से वो ड्रग पैडलिंग का हिस्सा बन सकें या ड्रग को कैरी कर सकें। तो बहुत से ऐसे केसेस आते हैं। अभी पीछे आपने देखा होगा न्यूज़ के अंदर एक इनमेट के पेट से ऑपरेशन करके 2 मोबाइल्स रिकवर किए गए थे। और इस तरह के केसेस हैं कि अपने बॉडी कैविटी के अंदर जब वो कोर्ट प्रोडक्शन पे जाते हैं तो ड्रग्स जैसी चीज़ें जो कंज्यूम करते हैं, जो एडिक्ट हैं, हैबिचुअल हैं, तो वो कोशिश करते हैं लाने की। पर हम आज की डेट में तिहाड़ जेल इतना हाईटेक है और इतने मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास कि उनका काम है लाना और हमारा काम है उन्हें रोकना।
तो हम सक्षम है, हम अपनी पूरी कोशिश के साथ इन चीज़ों को रोकते हैं। ये सारी चीजें तो आपने बोली सर, सही है, लेकिन ये पेशेंस तो इम्पोर्टेंट है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है आतमाची सटकली टाइप कभी अंदर। हाँ, देखिए बहुत से केसेस ऐसे हैं, क्योंकि जो जेल के अंदर बंद है, जेल में 2 कैटेगरी ऑफ प्रिजनर आपको देखने को मिलती हैं। एक होता है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, एक होता है हैबिचुअल ऑफेंडर। तो जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है वो कहीं ना कहीं जेल की पीस को लेकर बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हमें देखने को मिलता है। और जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जिनको रिपीट क्राइम्स करने हैं या मल्टीपल केसेस में जिसको बार बार आना ही आना है, तो वो कहीं ना कहीं कई बार ऐसी शरारतें करते हैं। तो एज पर लॉ मिनिमम फोर्स हमें यूज करनी होती है कि आपस में, अगर आप देखिए ग्रुप ए क्रिमिनल है, ग्रुप बी क्रिमिनल है, वो दोनों हैबिचुअल हैं, और आपस में अगर वो झगड़ा कर रहे हैं, तो उस झगड़े को कंट्रोल करने के लिए अगर मैं उनसे साधु वाणी के अंदर बात करूंगा, तो जाहिर सी बात है वो नहीं समझेंगे। तो वो एक्शन हमें उस टाइम पर लेना पड़ता है, मिनिमम फोर्स भी अप्लाइड करनी पड़ती है, और सिचुएशन के हिसाब से हमें डील करना पड़ता है। सुमेश चंद्रा जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, वो जो लोग होते हैं उनका अंदर एटीट्यूड कैसा होता है सर? वो आम लोगों की तरह होते हैं या कुछ अलग होता है? देखिए अंदर की जो जिंदगी है वो बड़ी नॉर्मल है, सिंपल है, सभी के लिए सेम रूटीन है, 24 घंटे अंदर है और 24 घंटे ही बाहर हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनको लेकर किसी भी, हाँ, पर इस तरह के केसेस में हमें एक्स्ट्रा विजिल रहना पड़ता है कि कोई दूसरा इनमेट उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि ये सिविल क्रिमिनल हैं। ये उस तरह के क्रिमिनल नहीं है कि दूसरे को नुकसान पहुंचा सके, ये दिमाग से खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक इनकी सेफ्टी का तो मैं कहूँगा कि हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो गैंगस्टर टाइप के लोग हैं या जो हीनियस क्रिमिनल हैं, उन लोगों से कहीं ना कहीं हम इनको अलग रखें और इनकी कैटेगरी को अलग रखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें पछतावा होता है, ऐसे भी होंगे ना कैदी कुछ, कि गुनाह तो हुआ है उनसे, लेकिन अंदर आने के बाद कुछ पछतावा भी होता है। देखिए पछतावे की अगर बात है, जो इंटरनली जितना मैंने अपनी 15 साल की सर्विसेज में देखा, तो पछतावा तो सभी को है, चाहे वो गैंगस्टर है या एक नॉर्मल प्रिजनर है, और हर कोई चाहता है कि अच्छे तरीके से बाहर जी सके। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काफी लोगों से मेरी बात भी होती है इनमेट से, तो सब चाहते हैं कि वो एक दोबारा से सोसाइटी में बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन होकर रह सकें। पर कई बार ऐसा होता है सुनीता जी कि सरकमस्टांसेस नहीं होती। अब आप मानकर चलिए कि कोई इनमेट अंदर बंद है और उसने बाहर 10-12 मर्डर कर रखे हैं, पर वो चाहता है कि सोसाइटी में जाकर वो दोबारा नॉर्मल जी सके, पर उसने जिन 12-13 फैमिलीज को खराब किया है, हो सकता है वो उन पे अटैक करे। तो कई बार ऐसे वक्त और हालात बन जाते हैं कि जो क्रिमिनल है वो चाहते हुए भी क्राइम की दुनिया से बाहर नहीं आ पाता। तो जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है वो काफी हद तक, इवन 90% तक भी वो सुधर जाते हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर्स में सुधरने की कहीं ना कहीं क्षमता थोड़ी कम है, तो उनके जो चांसेस हैं वो थोड़े कम रहे। सर एक थोड़ा पर्सनल सवाल, आपका फिटनेस का, जो आपको फिटनेस के मामले में पूरा यूथ के आप इंस्पिरेशन हो, तो ये फिटनेस के लिए आप क्या करते हो? देखिए मुझे ऐसा लगता है, और मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ अपने जो यूथ हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आज का युवा कल का भविष्य है, कि मेरा एक बहुत छोटा सा फिटनेस मंत्र है। हर व्यक्ति के जीवन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में कुल 1 घंटा निकालना, मतलब कुल आप कह सकते हैं कि 4%, बहुत छोटी सी चीज है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी बॉडी फिट है तो आपकी मेंटल एबिलिटी अकॉर्डिंगली काम करती है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो आपका सारा फोकस आपके फिटनेस पे रहेगा। अगर आप शरीर से अच्छे हैं तो आपका दिमाग अच्छा रहेगा, आप अच्छी चीजें सोच पाएंगे, फैमिली के साथ, अपने सोसाइटी के साथ, ये आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन ऑब्जेक्टिव्स पे आप फोकस कर पाएंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार फिट रहना, मुझे ऐसा लगता है कि एक एसेट है और हर किसी को वो डेवलप करनी चाहिए। सही सर। आप इतने सालों से जेल के अंदर है, तो आपके खुद के अंदर क्या बदलाव आया है? ये मेरे अंदर बदलाव थोड़ा सा मैं कहूँगा पर्सनल लेवल पे। मुझे ऐसा लगता है कि जो जेल की या लॉ एंड ऑर्डर की
या एनफोर्समेंट की जितनी भी एजेंसीज हैं, तो वो इतना झूठ अपने वर्क लाइफ में वो देखती हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ को ना हैम्पर करता है। तो हम शुरुआत करते हैं किसी व्यक्ति से, अगर हम मिलते हैं तो हम शुरुआत करते हैं देखने की, उसकी हम पॉजिटिव साइड हम बाद में पकड़ते हैं, पहले हम उसकी डार्क साइड पकड़ते हैं। हम को उस बातों में जानने की कोशिश करते हैं कि हाँ यार ये कितना सच्चा है। तो और बल्कि मुझे लगता भी है कि हाँ, अगर इसको हम अच्छे तरीके से करें तो एक बहुत अच्छा एक क्वालिटी है एक आज के लाइफ में, आज की सोसाइटी में सस्टेन करने के लिए, कि ये कह सकते हैं आपकी छठी सेंस। तो ये मुझे लगता है कि ये डेवलप हुई है एज ए प्रिजन ऑफिसर रहने के बाद। हमने ये भी सुना है सर कि तिहाड़ जेल में रश बहुत है, जो कैदी, रश मतलब कैदी बहुत सारे होते हैं और आप जो लोग हैं वो कम है, तो आपको क्या लगता है कि और बढ़ने चाहिए? हाँ हाँ, देखिए सिक्योरिटी तो जाहिर सी बात है बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो तिहाड़ जेल है वो एशिया का बिगेस्ट प्रिजन है और ओवर क्राउडिंग कहीं ना कहीं डिकंजेशन अभी हमने किया है। मंडोली प्रिजन में 6 जेल बनाई है, उसके बाद भी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, तकरीबन 25,000 के आसपास इनमेट है जो डेली फ्लक्चुएट होते हैं। और अभी हमने नए 2 प्रिजन कॉम्प्लेक्स हम एक्वायर कर रहे हैं, जो एक नरेला के अंदर बनने वाला है, एक बपरोला के अंदर बनने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3 से 4 साल के समय में तो ये जो डिकंजेशन है या ओवर क्राउडिंग है, इस पर भी हम कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल के लेके आएंगे। ये जो गैंगस्टर होते हैं कुछ गांव के नाम से जाने जाते हैं, जैसे टिल्लू ताजपुरिया या नीरज भवानिया, इसके बारे में डिटेल क्या है? देखिए ये जो हमारे एनसीआर के आसपास के जो गांव देहात हैं, तो ये बहुत से ऐसे नाम हैं, जैसे आपने नाम लिए, ये कहीं ना कहीं अपने गांव का नाम अपने नाम के साथ जोड़ते हैं और शायद इनको ऐसा लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सोसाइटी में बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, कि अपने गांव का इतने रुतबे के साथ, इतने जोश के साथ नाम ले रहे हैं। पर एथिकली पर्सनल लेवल पे मुझे लगता है ये चीज़ें गलत हैं। आपके गांव का, आपके देश का, आपके मोहल्ले का नाम अच्छी चीज़ों में रोशन हो तो वो कहीं ना कहीं समझ में आता है, एथिकल लगता है कि आप देश के लिए आप मेडल ला रहे हैं या देश के लिए आप बॉर्डर पे खड़े हैं, आप गोली खा रहे हैं, वो चीज़ें समझ में आती हैं। तो वहाँ पर अगर नाम जुड़े तो कहीं ना कहीं सुनने में, देखने में अच्छा लगता है। पर इस तरह से गैंग का या गैंगस्टर का किसी अपने उनके गांव से, एरिया से नाम जोड़ना तो वो कहीं ना कहीं गलत है और उस पूरे एरिया पे वो एक अलग और एक नेगेटिव इम्पैक्ट और एक नेगेटिव इमेज वो डालता है। तो मुझे लगता है शायद इनको अपनी साइकोलॉजी, अपनी मेंटालिटी को थोड़ा चेंज करना चाहिए। सही है सर। जो हमने तिहाड़ जेल में जो ओवर क्राउड होता है तो उसे कम कैसे किया जा सकता है? देखिए जो ओवर क्राउडिंग है उसके बहुत से जो फैक्टर्स हैं उन पर ऑलरेडी गवर्नमेंट काम कर रही है। और जैसे अभी हम 428 सीआरपीसी का बेनिफिट देते हैं और जिनकी आधी सजा हो चुकी है किसी क्राइम के अंदर और उनको बेल पर, एक श्योरिटी पर रिलीज किया जाता है। और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, कोर्ट भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो कोर्ट्स हैं उनके अंदर स्पीडी ट्रायल बहुत जरूरी है, जिससे कि किसी केस का फैसला आने में टाइम ना लगे, वो प्रूव हो जाए कि ही इज गिल्टी और नॉट। अभी जनरली हम देखते हैं केसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि केसेस इतने ज्यादा रहते हैं। तो जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स की तरफ से अगर स्पीडी ट्रायल रहे, इवनिंग कोर्ट्स भी अगर लगे, कोर्ट का टाइम थोड़ा सा अगर एक्सटेंड हो सकता है तो वो किया जाए। जो जुडिशरी में न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं वो रहें, उनका जुरिडिक्शन बढ़ाया जाए। तो ये सारे फैक्टर्स अगर मिलके अगर रहे तो कहीं ना कहीं जो इनमेट्स का फॉल है पर डे वो भी कम होगा, जो रिलीज है पर डे वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी और ओवर क्राउडिंग धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप कम होना शुरू होगी। सर कुछ जो प्रिजनर आते हैं और जब उनकी सजा खत्म होती है और जो सोसाइटी में जाते हैं तो सोसाइटी उनको एक अलग नजरिए से देखती है,
तो आप समाज के लिए क्या बोलोगे कि उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए? देखिए, मैं समाज से यही अपील करना चाहूँगा कि एक जूरिस्प्रूडेंस हर किसी व्यक्ति के अंदर होती है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। तो अगर सोसाइटी के अंदर कोई इनमेट अगर साल 6 महीने जेल काट कर आ रहा है, तो उसे स्ट्रीमलाइन होने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो देनी चाहिए। सोसाइटी की तरफ से एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। क्योंकि आप ये मानकर चलिए कि कोई व्यक्ति अगर जेल काट के बाहर निकला और जेल के इनकार्नेशन में उसने अपना कोई स्किल डेवलपमेंट किया कि जिसके माध्यम से वो बाहर जाकर अपना जीवन यापन कर सके, और अपने उस हुनर के साथ वो बाहर जाता है, क्योंकि जेल में बहुत सी एक्टिविटीज हम कराते हैं। तो उन एक्टिविटीज और स्किल्स के बेसिस पे बाहर वो 2 रोटी अगर वो कमाने की कोशिश कर रहा है और आप उसको मौका नहीं दे रहे, तो अल्टीमेटली उसके पास कोई चांस नहीं बचता। थक हार के कहीं ना कहीं वो दोबारा वो घूम कर अपना खुद का एक सर्वाइवल मोड में आने के लिए वो कहीं ना कहीं बहुत से केसेस ऐसे देखने को मिले भी हैं कि वो फिर क्राइम की तरफ आते हैं, क्राइम करते हैं, फिर दोबारा जेल आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बार बार बाहर जाते हैं, दोबारा अंदर जेल आते हैं, तो एक वो हैबिचुअल ऑफेंडर बन जाते हैं। तो सोसाइटी से मैं अपील ये करूंगा कि एक्सेप्टेंस आप देने की कोशिश करें। जो एक जेल का जो एक ठप्पा लगाए कि भाई ये जेल काट कर आया है, तो वो अपने आप में काफी नहीं है। हो सकता है किस सिनेरियो में, किस कंडीशंस में उस व्यक्ति ने कोई क्राइम किया, तो उसके पास्ट में ना जाए कि भाई हाँ ये जेल से आया। आप प्रेजेंट देखें कि हाँ वो आपके साथ जुड़कर वो काम कर सकता है, आप उसे अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ आप मौका दे सकते हैं, तो आपको जरूर देना चाहिए। सर, जो लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी हो या स्टेट वाइज जो जो भी सिविल एग्जाम है, तो उन बच्चों को आप क्या सलाह दोगे? देखिए, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और हमारा जो युवा है वो कहीं ना कहीं बड़ा कंफ्यूज रहता है कि यूपीएससी की तैयारी कब और कहाँ से शुरू करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमने बात की थी एक हेल्दी पेरेंटिंग की। तो जब बच्चा 10th क्लास करके निकलता है, तो कहीं ना कहीं उसका ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर होता है कि उसको आगे कहाँ जाना है। 11th 12th में आते आते उसे पता होता है मेरे को साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, या कोई दूसरा डिप्लोमा या क्या करना है। तो उसका माइंडसेट होता है। तो और इधर से पेरेंट्स का सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। अब जैसे मैं खुद एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि हाँ जो मेरी जनरेशन है आने वाली, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाए। तो ये एक पेरेंट्स का और बच्चे का एक म्यूचुअल है, आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहना चाहिए। और 10th क्लास के बाद थोड़ा सा उसे फोकस होना चाहिए कि हाँ मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाना है। तो 11th 12th में अपना हल्का हल्का बेस बनाना वो शुरू करे, उसके बाद अपना बैचलर्स कंप्लीट करे। क्योंकि जो यूपीएससी है वो बैचलर बेस्ड जॉब है, कम से कम आपके पास बैचलर्स की डिग्री होना बहुत जरूरी है। तो आप जिस भी फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, आप अपनी ग्रेजुएशन करें। और ग्रेजुएशन करते करते आप डेली का ज्यादा नहीं 3 से 4 घंटा अपना यूपीएससी आप फोकस करें। 6th क्लास से लेकर 12th तक की जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, आप जो सब्जेक्ट आप लेना चाह रहे हैं, उन सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए उस सिलेबस को आप कंप्लीट करना शुरू करें। और 3 से 4 घंटा आप अगर अपनी ग्रेजुएशन के टाइम में आप करते हैं, और उसके बाद आप एक अच्छी आप कोचिंग कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर रहे हैं, आप तो बहुत सी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको सारा स्टडी मटेरियल ऑनलाइन मिलता है। तो आप अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑनलाइन आप हेल्प ले सकते हैं, और आप करते रहें। और डेली का 4 घंटा सेल्फ स्टडी मुझे ऐसा लगता है अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है। और 2 साल, सिर्फ 2 साल अगर आप पूरी कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, तो मैं डैम श्योर हूं कि आप यूपीएससी अपने पहले अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे। सर, एक कॉमन मैन का फिटनेस और पुलिस वाले का फिटनेस थोड़ा अलग इम्पैक्ट करता है पुलिस वाले का, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, फिट रहना तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी की जिम्मेदारी भी है, और एक ब्लेसिंग भी आप कह सकते हैं, एक एसेट भी कह सकते हैं। तो फिट तो सभी को रहना चाहिए। पर हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि एक ऑफिसर का फिट रहना
तो जो एक ऑफिसर है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से, तो उसकी फिटनेस रिप्रेजेंटेबल है, एक मॉड्यूल है सोसाइटी के लिए कि हमारी रक्षा करने वाला जो ऑफिसर है वो इस तरह का रोल मॉडल है। तो जो पुलिस ऑफिसर हैं या जो हमारे आर्मी के जवान हैं या कोई भी ऐसी एजेंसी से जो जुड़े हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं अगर फिट है तो जो एक हमारा कॉमन मैन है, जो समाज है जहाँ आप रहते हैं, हम लोग रहते हैं, तो वो कंपैरेटिवली एक अच्छा फील करते हैं कि हाँ, हमारी सुरक्षा की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में है। तो मेरे जितने भी वर्दी वाले भाई हैं, तो मैं तो सबसे ये अपील करूंगा कि कोशिश करें, आप अच्छा खाएं, अच्छा सोएं, अच्छा पहने और एक अच्छी फिटनेस के साथ जो भी ड्यूटीज हैं उन ड्यूटीज को पूरा करें। सर मुझे और एक बात पूछनी है आपसे कि जो हमारे एनजीओ होते हैं, जैसे मेरा परफेक्ट फाउंडेशन है, हम हेल्थ के ऊपर भी बहुत सारा काम करते हैं। तो समझो कि हर गांव में एनजीओ भी होते हैं, जेल भी होते हैं, तो वहाँ वो क्या हेल्प कर सकते हैं? एनजीओ की क्या मदद ले सकते हैं जेल वाले? हाँ, देखिए बहुत सी एक्टिविटीज ऐसी हैं। देखिए जो जेल है, जेल के अंदर जितना भी एक्टिविटीज हैं वो कहीं ना कहीं हम आउटसोर्स करते हैं। तिहाड़ जेल की हम बात करें तो तकरीबन हम 20 से 25 तरह की यूनिट्स चलाते हैं, जिनको हम कहते हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, या उनको प्रिजनर्स को स्किल करने के लिए। क्योंकि देखिए जेल के अंदर कोई भी इनमेट है, वो 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल जो भी उसकी कंडीशन या जो क्राइम किया है उसमें अकॉर्डिंगली वो रहेगा, तो उसको वो टाइम जेल के अंदर काटना है। तो जेल के अंदर वो अच्छे से रह सके, एक डिसिप्लिन को समझ सके अपने, जैसा मैंने आपको बताया तिहाड़ जेल एक सुधार आश्रम है। तो जो भी टाइम वो अपना बिताता है जेल के अंदर, 1 साल या 2 जो भी है, उस टाइम में उसको कोई ना कोई एक्टिविटी सीखनी है, जिससे कि वो कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर। अगर आप किसी को भी एक बंद कमरे में आप बंद कर दो, सारी एक्टिविटीज उसकी जीरो कर दो, ना पंखा हो ना पंखा लाइट तो आपके रहे, पर उसके पास कुछ करने को ना हो, तो वो जाहिर सी बात है वो उल्टी सीधी हरकतें करेगा। तो जेल के अंदर हम कोशिश करते हैं इनमेट्स को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखने की, बिजी रखने की, कि वो खाली ना रहे, तो उससे हमें जेल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत आसानी होती है। दूसरा, वो जो उनका स्किल डेवलपमेंट हम करते हैं, जैसे हमने अभी बात करी रिहेबिलिटेशन की, हमारा मोटो होता है कि इनको हम रिहेबिलिटेट कर पाए सोसाइटी में। जब वो 1 साल कोई जेल में अगर रहकर गया, सपोज कीजिए कि आप एक कार मैकेनिक हैं, 1 साल आपने जेल काटा, जेल में आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो आपका जो हुनर है वो हुनर खत्म हो गया। तो हमें ये है कि जो इनमेट बंद होके आया वो जेल के अंदर रहे, वो काम करता रहे, उसका हुनर बरकरार रहे, कि वो जब जेल से बाहर जाए तो दोबारा वो अपना उस चीज को कंटिन्यू करे, सोसाइटी भी उसे एक्सेप्ट करे, और एक जो बैलेंस है वो बना रहे। तो इन सब चीजों के लिए बहुत से हम इस तरह के ड्राइव चलाते हैं कि एनजीओज की मदद कर लेते हैं, योगा हम कराते हैं, एक्टिविटीज हम कराते हैं, शू मेकिंग है, चप्पल मेकिंग है, कंबल मेकिंग है। तो इन सब चीजों में एनजीओ से हम बहुत सी चीजें आउटसोर्स करते हैं। मतलब मेरा ये कहना है कि जो गांव-गांव के भी जेल है, तालुका प्लेस, तो वहां भी हम एक्टिविटी कर सकते हैं, ऐसे एक्टिविटी ले सकते हाँ, देखिए जो जेल है वो स्टेट का विषय है, तो आपको जो भी कंसर्न स्टेट है उनसे आपको परमिशन लेनी रहती है। अगर वो उनको लगता है कि आपकी एनजीओ की वो एक्टिविटी उस कंसर्न जेल के इनमेट्स के लिए या जेल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किसी भी तरीके से फायदे की है, और अगर वो आपको अलाउ करता है, तो आप एज ए नॉन प्रॉफिटेबल आप वर्क कर सकते हैं। सर तिहाड़ जेल में महिलाएं जो होती है उनके लिए क्या अलग सेक्शन होता है? देखिए जो फीमेल्स हैं तिहाड़ जेल में, उनको रखने की पूरी सुविधा अलग है, और जो मेल प्रिजन है, मेल प्रिजन से अलग हैं। जैसे तिहाड़ की हम बात करें, जेल नंबर 6 और मंडोली में जेल नंबर 16, ये दोनों जो प्रिजन है ये फीमेल्स के लिए है, जहां पर सिर्फ महिलाएं जो प्रिजनर हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, और तकरीबन 500 के आसपास महिलाएं शायद अभी दोनों जेलों के अंदर है, और इनको जो मेल्स हैं, मेल कैटेगरी से पूरी तरह अलग रखा जाता है।
उनका एजुकेशन वगैरह सब उनके लिए? देखिए हाँ, जो एजुकेशन की हम बात करें तो जैसा मैंने आपको पहले कहा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो तिहाड़ जेल के अंदर रहकर भी अगर कोई महिला पढ़ना चाहती है, या कई बार ऐसा होता है कि स्टडीज के बिटवीन कोई महिला जेल में बंद होकर आ गई है और उसको अपनी स्टडीज कंटिन्यू करनी है, तो सारी फैसिलिटीज उसको तिहाड़ जेल में इग्नू के माध्यम से उनकी जो स्टडीज हैं वो जेल के अंदर रहकर कंटिन्यू कर सकती हैं। लाइब्रेरी की सुविधा हम देते हैं, तो लाइब्रेरी में बैठकर वो अपना पढ़ाई कर सकती हैं, अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकती हैं और आगे अपने एग्जाम दे सकती हैं। बीच में हमने कहीं पढ़ा था सर कि कोई बंदा था जो यूपीएससी वहां से पास हो गया, ये सही है? देखिए ऐसा मेरे नोटिस में तो नहीं है, पर्सनली मेरे नोटिस में नहीं है, पर हाँ इस तरह के केसेस बहुत हैं कि जो स्टडीज के इन बिटवीन किसी क्राइम के अंदर आ जाते हैं जेल में, महीना 2 महीना 4 महीना रहते हैं और बाहर जाकर वो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करते हैं या जेल में रहकर भी पढ़ाई करते हैं। और ऐसा ही अगर कोई केस रहा हो तो बिल्कुल हो सकता है। स्टडीज को लेकर जेल में कोई बैरियर नहीं है, कोई अगर ग्रेजुएशन करना चाहता है ग्रेजुएशन कर सकता है, बेसिक एजुकेशन से लेके ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन भी, तो एजुकेशन उसका राइट है। गवर्नमेंट की तरफ से सारी फैसिलिटीज हैं, इग्नू के माध्यम से हम उनको पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं पढ़ने की। बात आती है उनके एग्जाम्स की, तो कोर्ट के माध्यम से परमिशंस दी जाती हैं कि वो अपने एग्जाम्स हैं वो दे सके और अपनी स्टडीज को आगे बढ़ा सके। सर आजकल एआई का जमाना आया है, तो जितना यूज होता है इतना मिसयूज भी होता है, तो कुछ लोग फीमेल के फोटो ये करके, तो उसके बारे में? देखिए जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो एक बहुत अच्छा टूल है अगर उसका यूज सही डायरेक्शन में सही तरीके से किया जाए, पर इसका मिसयूज या इसका अब्यूज भी उतना ही ज्यादा खतरनाक है। अभी कुछ टाइम पहले हमने एक बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट, उसका विजुअल हमने देखा। एक दूसरी अभिनेत्री है रश्मिका मंदाना, उनका हमने इस तरह का डीप फेक इमेज देखा। तो एआई के बहुत सारे इस तरह के फैक्टर्स हैं जो बहुत खतरनाक हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह की चीज़ों को लेकर हम इसके मिसयूज को या अब्यूज को आगे ना बढ़ाएं। और गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। साइबर क्राइम की वेबसाइट, उस पर आप लॉग इन करके आप अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। जो मेटा है, मेटा ने अभी एक इनिशिएटिव लिया है www.stopncii.in, इस वेबसाइट पे लॉगिन करके आप अपनी कंप्लेंट डालें, तो ये सॉफ्टवेयर उन इमेजेस को हटाएगा भी और उनको स्प्रेड होने से रोकेगा भी। और मुझे एथिकली ऐसा लगता है कि ये चीज़ें शायद कहीं ना कहीं हमें नहीं करनी चाहिए। जो एक महिला है उसका सम्मान करना चाहिए और इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। एआई यूज़ के लिए बना है, आप उसका यूज़ करें, मिसयूज़ ना करें कि गवर्नमेंट को ऐसा एक्शन लेना पड़ जाए कि आगे जाकर एआई को बंद करना पड़े। बीच में हमने वो टेलीग्राम का स्कैम जो चल रहा है, लाइक करो इतने पैसे मिलेंगे, तो यूथ हो महिला हो, आजकल क्या है घर बैठे सबके पास मोबाइल है, तो इसके बारे में सर? देखिए हम अक्सर देखते हैं रोड पे चलते हुए वर्क फ्रॉम होम, बिना डिग्री पैसा कमाए, तो ये चीज़ें एक कह सकते हैं कि कच्चा लालच है और शॉर्टकट है। और मैं अवेयर करना चाहूँगा उन लोगों को जो इस तरह के भ्रमित विज्ञापनों में आते हैं और सोचते हैं कि बिना मेहनत के घर बैठे पैसा कमाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बिना लालच के या बिना काम के आपको पैसा नहीं मिलेगा। और ये टेलीग्राम का एक बहुत ज़्यादा एक वाइड स्प्रेड स्कैम है आज की डेट में। स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पर स्कैमर आपको बोलेगा कि आप इस फोटो को लाइक कीजिए या इस वीडियो को आप लाइक कीजिए या आप रिव्यू दीजिए, आपको पर लाइक 100, 150, 200 इस तरह के पैसे मिलते हैं। फिर वो आपकी टेम्पटेशंस को हाई करता है, आपको 500 भी प्रोवाइड करेंगे, 1000 भी देंगे। फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपको वो बोलेंगे कि आप 1000 रुपये डिपॉजिट कीजिए, 2000 डिपॉजिट करें, 3000 डिपॉजिट करें और इस पैसे को 3 गुना हम करके देंगे। तो जब आपकी टेम्पटेशन लेवल हाई हो जाता है, आप पैसा देते हैं, 4000, 5000, 10,000, 20,000 आप उनको देंगे और पैसा मिलने के बाद वो आपको ब्लॉक करते हैं
और उसके बाद आपको पता लगता है कि आपके साथ स्कैम हो गया। अभी मेरे एक साथी हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर है यूपी के अंदर, पीसीएस हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा उनका। उनके साथ सेम यही स्कैम हुआ, 6.5 लाख रुपए उन्होंने अपने गंवाए इसी तरह के स्कैम में। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा लोगों से कि इस तरह के जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं इन पर बिल्कुल ना जाएं। कोशिश करें उसकी कंपनी के जो भी क्रेडेंशियल्स हैं उनको निकालने की। आप उसका लिंक्डइन देखिए, हो सके तो विजिट आप कीजिए, आप जूम कॉल कीजिए या इंटरनेट के माध्यम से उस कंपनी के बारे में आप जानिए, उसकी वेबसाइट देखिए, ऑफिशियल एड्रेस चेक कीजिए, जीएसटी चेक कीजिए। तो जितना आप घुस सकते हैं उसके अंदर आप घुसने की कोशिश करें। उसके बाद अगर आपको दिखता है कि हाँ कंपनी ट्रस्टवर्दी है, पिछले 3 सालों से, 5 सालों से, 10 सालों से काम कर रही है, क्योंकि इस तरह की कंपनियां आज खुलती हैं कल बंद हो जाती हैं और दर्जनों, तो ये बैक टू बैक चलता है। ये एक पूरी तरह का स्कैम है। इस तरह के स्कैम को आप बिल्कुल अवॉइड करें और ये जानकारी आप अपने जो आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उन लोगों के साथ भी शेयर करें। सर सोशल मीडिया पे ऑनलाइन बैटिंग का बहुत सारे लोग प्रमोट करते हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना चाहते हैं? कि जो आपने खुद बोला बैटिंग, बैटिंग एक सट्टा, और उसमें आपने दूसरा शब्द जोड़ा ऑनलाइन। ये मतलब आप सिर्फ फोन पर या सोशल मीडिया के माध्यम से आप सट्टा लगा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो सट्टा पूरी तरह से एक गलत चीज है और इसको प्रमोट करना या खेलना गलत है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी अपनी जारी की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, उन्होंने एक तरह से वार्न किया कि किसी भी तरह से ऑनलाइन बैटिंग को खेलना, प्रमोट करना या किसी भी तरीके से इसमें इन्वॉल्व पाए जाने पे उनके खिलाफ एक्शंस होंगे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत जरूरत से ज्यादा गलत हैं। ऑनलाइन बैटिंग एक तरह का सिविल क्राइम है, जो देखा जाए तो क्राइम से भी एक खतरनाक क्राइम है, क्योंकि एक इंसान की एसेट्स को छीन लेना, उसका पैसा उससे लूट लेना, उसको लालच दिखाकर, टेम्पटेशन उसकी हाई करके, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आप में एक बहुत गंभीर अपराध है। तो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो प्लेयर्स हैं जो बैटिंग करते हैं या इसको प्रमोट करते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। अभी गुड़गांव से एक 23-24 साल की लड़की का मेरे पास एक केस आया। शी टोल्ड मी दैट कि उसने एक इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होके एक ऑनलाइन बैटिंग के अंदर पैसा डाला और तकरीबन 6-6.5 लाख रुपए वो हारती है। तो मैंने उससे पूछा आप करते क्या हो, तो उसने बताया कि सर मैं इतने 22-23 साल की हूँ और फैमिली में सबसे छोटी हूँ और मेरी जो सैलरी है वो तकरीबन 30 से 32 हज़ार उसकी सैलरी है। तो मैंने पूछा उससे कि आपने इतना पैसा कैसे जोड़ लिया, तो उसने बताया कि सर तकरीबन 2 लाख मेरी सेविंग थी अपने पास और बाकी पैसा मैंने मार्केट से इधर उधर से ब्याज पे लिया और वो 6.5 लाख के आसपास वो हारी। और उसने उसकी उस टाइम पे ऐसी कंडीशन थी कि उसने मेरे को बताया कि उसके माइंड में सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो रही है और वो ऐसा सोचती है कि मैं सुसाइड कर लूं। तो मैंने कोशिश की उसको काउंसल करने की, तो उसने बताया कि जो पैसा है ये ऑनलाइन बैटिंग में तो आपसे एडवांस लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आप हार गए तब आपको पे करना है। तो आपने एक बार इनके वॉलेट में पैसा डाल दिया तो आप उसको विड्रॉ भी नहीं कर सकते, तो फिर तो कहीं ना कहीं आपको उस पैसे का एक तरह से आप मिसयूज ही कर रहे हैं अगर आप खेल रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो भी हैं प्लेयर्स हैं या जो सपोर्टर्स हैं या प्रमोटर्स हैं, ऑनलाइन बैटिंग में पूरी तरह से क्राइम है और गवर्नमेंट के रूल्स भी हैं, रेगुलेशंस भी हैं, गैम्बलिंग एक्ट भी है और इस तरह की चीजें ना तो करें ना प्रमोट करें। गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट है, एक्शन लेती है, तो जितना हो सके इनको अवॉइड करें। सर आपने कभी जेल के अंदर ये भी देखा होगा कि कुछ लोग उन्होंने कुछ गुनाह भी नहीं किया होता है लेकिन वो अंदर आते हैं, तो वो अलग रहते हैं या सब में मिक्स होते हैं? देखिए ऐसा नहीं है कि गुनाह नहीं किया, पर कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं, जैसे 498 का डाउरी का सेक्शन है, पर अब उसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी
जुडिशरी की तरफ से भी है कि अरेस्टिंग इज नॉट कंपलसरी, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि कुछ केसेस के अंदर हमें देखने को मिलता है कि लड़की ने सुसाइड किया तो पुलिस पूरी फैमिली को उठा के बंद कर देती है। तो अब वो चीज़ें नहीं रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस आई हैं। तो पर अभी एट प्रेजेंट हम जो जेल के अंदर देखते हैं, जो इनमेट है, अगर वो 100 नहीं पर 10% कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है क्राइम के अंदर, तो ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर की कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिनको सुधारने के लिए, जैसा मैंने अभी बताया अपने इंटरेक्शन में, जो एक्टिविटीज हम कराते हैं कि जिससे ये जेल में शांत रहें। ये जेल इस तरह का जो इनमेट जेल के अंदर आएगा जिसका माइंडसेट नहीं है क्रिमिनल वाला, वो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन का शिकार होगा, क्योंकि जेल के अंदर तो जितने भी आते हैं सब वो कहते हैं कि सबका दुख है, तो वो डिप्रेशन का वो शिकार होता है। तो उसको हम कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं उसको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखें, और जब वो बाहर जाए तो बाहर जाके उसकी जो भी स्किल्स है उसको कैरी फॉरवर्ड करे, कंटिन्यू करे और अपना लाइफ में आगे बढ़े। डिप्रेशन वाले कैदी होते हैं, क्या उनके लिए साइकियाट्रिस्ट होता है अंदर? एग्जैक्टली, बिल्कुल। जेल के अंदर साइकेट्रिक भी ट्रीटमेंट उनको पूरा प्रोवाइड किया जाता है। मेडिकल फैसिलिटीज जैसी बाहर है, सेम उसी तरह की फैसिलिटीज जेल के अंदर है। और कुछ केसेस ऐसे हैं जो हमें लगता है या डॉक्टर्स को लगता है कि वो क्यूरेबल नहीं है इनसाइड जेल, तो उनको प्रॉपर तरीके से रेफर किया जाता है जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, उनके अंदर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। सर, मुझे आपसे और एक बात पूछती है कि जो प्रिजनर होते हैं और हम फिल्म में जब हम फिल्म देखते हैं तो वहां देखते हैं कि वो जो प्रिजनर की शादी होती है तो उसको स्पेशल बेल दी जाती है और फिर उसको शादी मंडप तक वहां लेके जाते हैं। तो एक्चुअल ऐसा होता है? हाँ, देखिए, जो कोर्ट को अगर लगता है कि हाँ, वो जो भी प्रिजनर है वो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, अगर कोर्ट को लगता है कि ये लेजिटिमेट है और इसको परमिशन दी जानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जो प्रिजनर है वो प्रिजन के अंदर है पर जो उसका स्पाउस है वो स्पाउस बाहर है, तो ये उसका शादी करना उसका मौलिक अधिकार है, जो जो उसका पार्टनर जो बाहर है। तो अगर वो बाहर से वो एप्लीकेशन लगाता है तो कोर्ट उसको कंसीडर करती है, एग्जामिन करती है कि इसको 4 घंटा 6 घंटा या एक दिन जो भी उसका बनता है बेटे, उसको बाहर भेजना ठीक है, ये किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा या ये एब्सकॉन्ड तो नहीं हो जाएगा। लोकल अथॉरिटीज को, पुलिस को डायरेक्शन दी जाती है और प्रॉपर एक इसको हम बोलते हैं कस्टडी पैरोल। कस्टडी पैरोल में रहते हुए जितने भी घंटे की उसको परमिशन है, तो ये शादी है या जो भी रिचुअल है, और से केसेस ऐसे भी हैं, आप सिर्फ शादी की बात कर रहे हैं, कुछ डेथ केसेस होते हैं कि फैमिली में किसी की डेथ हो गई तो परमिशंस मांगते हैं लास्ट राइट्स के लिए, रिचुअल्स के लिए, तो कोर्ट उसको एग्जामिन करती है पूरे केस को। अगर उन्हें लगता है कि हाँ ये ठीक है, जेन्युइन रीजन है, तो उनको ग्रांट की जाती है। और हमने ये भी देखा है कि जब फांसी होती है तो उसको एक दो दिन पहले उसे पूछा जाता है कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। वो एक्चुअल में वो सही होता है? देखिए, ये जो आखिरी इच्छा वाली आपने बात की, अगर उसकी आखिरी इच्छा कोई एक ऐसी इच्छा है कि जिसको हम पूरा कर सकते हैं, कि सपोज दैट उसको एज पर रूल घर फोन करना है या घर चिट्ठी लिखनी है या कुछ खाना है, कुछ पीना है, जो हमारा लॉ हमें अलाउ करता है, परमिसिबल है, तो वो चीज मानने वाली चीजें हम मानते हैं। पर अगर कोई ऐसी वो चीजें वो दूसरी दुनिया की वो बात करने लगे तो वो पॉसिबल नहीं। और उनका जब आप फांसी के लिए उन्हें ले जाते तो वो शांत होते हैं या कुछ उनके अंदर का बिहेवियर अलग होता है? देखिए, लास्ट मोमेंट पे तो वो शांत ही रहते हैं, क्योंकि मुझे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा निर्भया वाले केस में, तो लास्ट मोमेंट पे तो वो लोग फेंट थे, उनको पता भी नहीं था कि भाई इस तरह से ये सब चीजें या फांसी या एग्जीक्यूशन उनके साथ हो जाएगा। और वो कह सकते हैं हम कि बिल्कुल सफेद पड़ जाना या ब्लैंक हो जाना, तो एक ऐसी सिचुएशन लास्ट मोमेंट पे देखने को मेरे को मिली उस केस के यहाँ। सर, आप यूथ को क्या मैसेज देंगे जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं? देखिए, मैं यूथ को अगर मैं मैसेज देने बैठूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो कन्वर्सेशन है वो बहुत
कम रह जाएगा, क्योंकि आज का जो युवा मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं भ्रमित है और शॉर्टकट की तरफ बहुत ज्यादा है। और हमारा जो युवा है वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ ज्यादा जीता है, रियल लाइफ से वो हट चुका है, रियल लाइफ की तरफ है। वो जो व्यक्ति कामयाब हो चुके हैं उनकी तरफ देखता है, उनके जैसा बनना चाहता है, पर वो बनने का रास्ता क्या है उस तरफ वो नहीं जाते, शॉर्टकट की तरफ जाते हैं कि एक दिन में करोड़पति बन जाए, एक दिन में बॉडी बिल्डर बन जाए। तो ऐसा नहीं है। वो एक बहुत अच्छी लाइन है, सफलता वक्त मांगती है। तो मैं अपने जो मेरे युवा हैं, यूथ है, मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि यार सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें, एक अच्छी फिटनेस अपने अंदर लेकर आए, गलत चीजों से दूर रहें, शॉर्टकट ना अपनाएं। और जैसा हम आजकल देखते हैं कि अभी एक ये हमारा OTT प्लेटफॉर्म्स, इसके ऊपर कोई रेगुलेटरी नहीं है, इनको देख के कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारा युवा। और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम एंड ऑल, फेसबुक, इनको देख के इन्फ्लुएंस होता है। तो अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं वो ऐसे लेकर आए अपनी लाइफ में कि आपको अंदर से ऐसा फील हो कि हाँ यार जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ, ये मेरे लिए भी बेहतर है, सोसाइटी के लिए बेहतर है, और कहीं ना कहीं मैं गिव एंड टेक कर रहा हूँ। तो इस तरह की क्वालिटीज को अपनाएं। और मैं तो यही कहूँगा कि जिंदगी एक बार है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि काम करो, नाम करो, और इसी उद्देश्य को लेकर जीवन में आगे बढ़े। धन्यवाद सर, आपने बहुत अपना बेहद कीमती वक्त भी दे दिया। और जाते जाते और एक मुझे आपसे ये सलाह भी चाहिए थी कि पेरेंट्स ने क्या करना चाहिए। आजकल जो ड्रग, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ड्रग ले रहे हैं, स्कूल के बाहर भी मिल रहे हैं, तो उसके लिए आप पेरेंट्स ने क्या करना चाहिए? एक ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आज की डेट में, जो फैमिलीज आइसोलेटेड हो रही हैं, और ये जो फ्लैट कल्चर है या न्यूक्लियर फैमिलीज का जो कंसेप्ट आया है, ये बहुत गलत है। और यूजुअली हम देखते हैं कि फैमिलीज में दोनों जो पार्टनर हैं, मेल और फीमेल, वर्किंग है। तो कहीं ना कहीं एक जो बचपन होता है, बच्चा होता है, वो मेड के साथ बड़ा होता है जो उनकी केयर टेकर है। तो एक वो इमोशनल कनेक्शन भी कहीं नहीं होता, एक जो एक्सचेंज ऑफ थॉट्स जो बचपन से शुरू होता है, बच्चा कहीं फैमिलियर शुरू में नहीं होगा तो आगे जाके भी वो नहीं हो पाता। तो हम जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं लैक करते हैं एक स्टार्टिंग में। तो मैं अपील करना चाहूँगा पेरेंट्स से कि ठीक है, अच्छी बात है, आप वर्किंग है या जो चीज़ें हैं, पर जो आपकी फैमिली है वो भी आपकी एक जॉब है, और सबसे पहले आप उस जॉब को आप अच्छे से करें। और अभी जैसे माइंडसेट चेंज हो रहा है, बच्चों का भी चेंज हो रहा है, तो जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों के पेरेंट्स ना रहकर एक दोस्त की तरह अगर रहें, एक अच्छे कंपेनियन बने, तो मुझे लगता है कि जो एक अच्छी हेल्दी पेरेंटिंग वो बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका। आप महाराष्ट्र से आकर, सुनीता जी महाराष्ट्र से हैं और मैं दिल्ली से हूँ, और महाराष्ट्र में रह के उन्होंने हमें पहचाना और फीचर किया अपने चैनल के साथ। और मैं दुआ करूँगा, विशेष करूँगा कि इसी तरीके के आप अच्छे कंटेंट सोसाइटी के अंदर लेकर आए, एक अच्छी सोच के साथ अपने चैनल को बढ़ाएं, एक एंटरटेनमेंट के साथ इंफोटेनमेंट आप अगर चैनल पे दें तो वो कहीं ना कहीं वो हमारे समाज के लिए, आपके ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ एक नई सीख लेकर आए। दोस्तों, जाते जाते दीपक जी जैसे ऑफिसर के लिए 2 लाइन। वर्दी पहनना एक जिम्मेदारी है जिसे सिर्फ इंसानियत और हिम्मत से ही निभाया जा सकता है। मैं हूँ सुनीता कोड़े, और नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसे ही एक नए सच के साथ, इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी के साथ। जय हिंद।